Hi everyone, this is Gaurav. So welcome you all in Control System lecture series. So today we will be discussing about signal flow graph, and this is the lecture 6. So in our signal flow graph, we have already studied two basic sort of numericals. Those numericals are basically what that signal flow graphs can be obtained from the linear equations which are framed from the set of variables, and how those linear equations results into individual signal flow graph, and how we are clubbing together those signal flow graph into a complete graph. Okay, now further in the slides I've told you that how signal flow graph can be obtained from the block diagram as well. But now our scope of study is to get a transfer function with the help of signal flow graph methodology. To understand the concept of transfer function, we have to look after some basic terminologies which are required when we use Mason's gain formula. तो आज हम लोग जो देखेंगे टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे, और ये टर्मिनोलॉजीज जब आप समझ जाएंगे तब आप आसानी से सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी में अगर देखा जाए, अगर हम लोग को मालूम करना है, तो सपोज करिए हमने आपको बताया था कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोर्स नोड क्या होता है। दिस इज द सोर्स नोड, और इसको क्या बोलते हैं, इनपुट नोड बोलते हैं। ठीक है, जहां से सिग्नल्स क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक, इसी इनपुट नोड को कुछ बुक्स में क्या मेंशन किया गया है, सोर्स नोड। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको सोर्स नोड के फॉर्म में भी मेंशन किया गया है। ये x2, x3, x4 ये जो नोड्स हैं ये मिक्स्ड नोड्स हैं, जहां पे सिग्नल ट्रांसमिट भी होते हैं और रिसीव भी होते हैं। तो मिक्स्ड नोड्स में सिग्नल ट्रांसमिट भी होते हैं और रिसीव भी होते हैं। उसके बाद x5 नोड जो है, दिस नोड इज एक्टिंग एज अ आउटपुट नोड। ओके, सो दिस नोड इज एक्टिंग एज अ आउटपुट नोड, और कुछ बुक्स में इसको मेंशन किया गया है सिंक नोड। ओके फाइन, x5 एक डमी नोड है। ठीक है, x5 एक डमी नोड है। For the ease of calculation or for the ease of understanding, this dummy node is made. Okay, though you can easily identify that the value of x5 at this particular node is same at this particular dummy node. Okay, so this is the output node concept. Now what actually node represent, that too I have told. Node basically represent what? Node basically represents the system variables. Okay, node basically represent the system variables, so that you have to look after. Okay, so these are the few terminologies. Now moving ahead and try to understand what is the most important terminology which we have to take care of, and this terminology is known as forward path. So this terminology is known as forward path. Now how forward path can be understand, let's move ahead. So let's write it out, forward path. फॉरवर्ड पाथ होता क्या है, इनपुट नोड से आउटपुट नोड तक। ओके, इनपुट नोड से आउटपुट नोड तक, या फिर आप यहाँ पे आउटपुट नोड मान लीजिए। ठीक, तो इनपुट नोड से आउटपुट नोड तक जाने के कितने रास्ते, इनपुट नोड से आउटपुट नोड तक जाने के कितने रास्ते, और उन रास्तों में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नो नोड, नो नोड, नो नोड शुड बी, नो नोड शुड बी रिपीटेड, नो नोड शुड बी रिपीटेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो फॉरवर्ड पाथ क्या होते हैं, जब भी कोई सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको दिया होगा तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनपुट नोड से आउटपुट नोड तक जाने के कितने रास्ते, और उन रास्तों में कोई भी नोड एक बार से ज्यादा रिपीट ना हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर देखें तो हमारे पास ऐसे कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैंने इंस्पेक्शन किया है, यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, दो। कौन कौन से फॉरवर्ड पाथ हैं, सपोज हम लोग समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहला फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ देखते हैं क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। पहला पाथ कौन सा है, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, इसको देखते हैं। तो देखिए मैं बनाता जा रहा हूं, आप देखते जाइएगा। x1 से चले, उसके बाद x2 पे पहुंचे,
x1 से चले, उसके बाद x2 पे पहुंचे, फिर x3 पे पहुंचे, ठीक है, फिर x4 पे पहुंचे और फिर x5 पे पहुंचे। और आप चाहें तो ये डमी नोड भी बना सकते हैं x5 वाला, ठीक, कुछ बना हुआ है इस फिगर में तो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए x1 से x2, x3 से x4, ठीक, x4 से x5, और इन सब के गेन भी लिख लीजिए। गेन क्या है इसके, इसका गेन है G12, यहाँ पे गेन है G23, उसके बाद यहाँ पे गेन है G34, यहाँ पे गेन है G45, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों नोड एक जैसे हैं तो यहाँ पे गेन क्या है 5। तो एक पहला पाथ क्या हो गया, ये जो बता रहा है इनपुट से आउटपुट जाने का पहला रास्ता। अब दूसरा कोई फॉरवर्ड पाथ आपको नजर आता है, सेकंड फॉरवर्ड पाथ, थोड़ा सा पॉज लीजिए वीडियो में और आप आइडेंटिफाई करिए कि कोई क्या सेकंड फॉरवर्ड पाथ भी सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। देखिए सब लोग, ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको। देखिए एक और पाथ है हमारा, x1 से चले, x2 पे पहुंचे, x3 से चले, ठीक है, फिर x3 से जाने के बाद सीधे कहां पहुंच गए, x5 पे पहुंच गए, और फिर कहां पहुंच गए, डमी नोड पे। तो x1 से चले, x2 पे आए, x3 पे पहुंचे और सीधे कहां पहुंच गए, x5 पे पहुंच गए, और ये डमी नोड बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने नोड आ रहे हैं, यहाँ पे गेन क्या आया G12, यहाँ पे गेन कितना आया G23, यहाँ पे गेन कितना आया G35। तो ये हमारा दूसरा फॉरवर्ड पाथ है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए नोड 4 की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे हम नोड 4 लगा देंगे तो सीधी सी बात है x1 से x2, x3 से x4, x5 से डमी नोड तक एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। तो जो पहला फॉरवर्ड पाथ है दूसरा फॉरवर्ड पाथ उससे मैच कर जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, रिडंडेंट हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे रिडंडेंसी तो करनी नहीं, हमें तो ये आइडेंटिफाई करना है कि इंडिविजुअल फॉरवर्ड पाथ ऐसे कितने हैं जो एक दूसरे से भिन्न हो, मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा उनमें डिफरेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखिए दो फॉरवर्ड पाथ मिले, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैं फिगर में फिर समझाता हूँ। एक फॉरवर्ड पाथ क्या है, यहाँ से चले, सीधे चले गए और यहाँ पहुंच गए। दूसरा पाथ क्या हो सकता है, हम यहाँ से चले, ठीक है, उसके बाद x2 x3 तक पहुंचे और फिर यहाँ से हम लोग मूव करते हुए, ठीक, मूव करते हुए हम लोग, ठीक। अब कोई बच्चा मुझसे ये पूछ सकता है कि सर x1 से x2 जाते और फिर x2 से सीधे x5 जा सकते थे, तो ये चीज बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल चीज ध्यान रखिएगा। सिग्नल का डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। जो सिग्नल का डायरेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब सिग्नल का डायरेक्शन अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रास्ते में क्या हुआ डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन है तो ये बिल्कुल फॉल्स है। तो सिग्नल का डायरेक्शन क्या है, सेम। देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम। इसी तरीके सेकंड फॉरवर्ड पाथ में भी डायरेक्शन देखिए, x1 से x2 है, x2 से x3 है, फिर x3 से x5 है और फिर इस तरीके से है, ठीक। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ सेकंड फॉरवर्ड पाथ हमने निकाल लिया, और जब फॉरवर्ड पाथ हमने निकाल लिया है तो सीधी सी बात है, हमको अगर कोई पूछे फॉरवर्ड पाथ गेन कितना है तो फॉरवर्ड पाथ गेन बहुत आसान है। अब सपोज करिए फॉरवर्ड पाथ गेन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस से लिख लेते हैं। तो अगर पहले वाले पाथ का हम लोग गेन देखें, फर्स्ट जो पाथ है हमारा, अगर इसका गेन देखा जाए, फर्स्ट पाथ का गेन देखा जाए, तो फर्स्ट पाथ का जो गेन है बेसिकली वो क्या है, सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब G12 is getting multiplied by G23 getting multiplied by G34, okay, getting multiplied by G45, ओके, गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 1। तो फर्स्ट पाथ गेन अगर देखा जाए, पहले वाले का गेन देखा जाए
तो इस तरीके से सारे गेन्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। उसी के बाद सेकंड का देखा जाए, अगर सेकंड का पाथ गेन देखा जाए, ठीक, तो सेकंड वाले का जो फॉरवर्ड पाथ उसका गेन क्या होगा, G12 मल्टीप्लाइड बाई G23 मल्टीप्लाइड बाई G35, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाई 1। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। फॉरवर्ड पाथ का कॉन्सेप्ट ये है कि इनपुट नोड से आउटपुट नोड तक जाने के कितने रास्ते और उन रास्तों का क्या गेन है। तो फर्स्ट पाथ गेन, सेकंड पाथ गेन में वो डिनोट कर दिया। कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए, इनपुट से आउटपुट जाने के समय कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से इनपुट आउटपुट नोड का कॉन्सेप्ट हमारा जो है डेवलप हुआ, ठीक। अब आप इसको पॉज डाउन करके थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि सिस्टम में एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। और अब हम लोग की दूसरी टर्मिनोलॉजी है जो हमको समझनी है, उस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने लूप्स हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने लूप्स हैं। सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है वो है हमारी कि लूप्स हाउ मैनी लूप्स आर देयर हाउ मैनी लूप्स आर देयर, ठीक। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में कितने लूप बन रहे हैं। तो आप पॉज लगा के सोचिए, जिस नोड से, लूप का मतलब क्या होता है, जिस नोड से स्टार्ट किए हैं उसी नोड पर वापस आ जाना, जिस नोड से स्टार्ट किए हैं उसी नोड पर वापस आ जाना, और डायरेक्शन क्या हो, बिल्कुल उसी के डायरेक्शन में मूव करते हुए वापस आ जाना, ठीक। जिस नोड से स्टार्ट किए हैं उसी नोड पर वापस आ जाना। तो आप देखिए इसमें कितने नोड्स, इसमें कितने लूप्स हैं। देखिए बाय इंस्पेक्शन मुझे मालूम है कि इसमें कितने लूप्स हैं, 5 लूप है, और हमें आइडेंटिफाई करना है वो 5 लूप क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला लूप अगर हम लोग देखेंगे तो ये मैं बनाने जा रहा हूं, आप देखिएगा जो पहला लूप है वो पहला लूप कहाँ पे बन रहा है हमारा, इस तरीके से एक x2 नोड है हमारा, ठीक, x2 नोड है, और फिर x3 नोड है, ठीक। x2 से सिग्नल स्टार्ट हुआ, ठीक। तो x2 से सिग्नल स्टार्ट हुआ और x3 पे गया, और फिर वापस क्या हो गया, x2 पे आ गया। तो ये हमारा क्या लूप, ये एक लूप हो गया। मैंने लूप की डिफिनीशन बताई है आपको, जिस नोड से स्टार्ट होगा उसी नोड पे आके टेंड हो जाएगा। तो सबसे पहला लूप क्या हो गया, ये हो गया आपके सामने, ठीक, फर्स्ट लूप। सेकंड लूप देखिए आपको कोई नजर आ रहा है, जिस नोड से स्टार्ट हुआ उसी नोड पे आ गया। तो एक और लूप है, देखते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, x2 नोड्स को कवर किया, x2 से सिग्नल चला, x3 पे पहुंचा, ठीक है, फिर x4 पे सिग्नल पहुंचा, डायरेक्शन ऐसे है, और x4 से पहुंचने के बाद ऊपर की डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो वापस कहाँ पहुंच गया, x2 के डायरेक्शन में। तो सेकंड लूप हमारा क्या हो गया, ये मतलब x2 से ही स्टार्ट हुआ था और इसी डायरेक्शन में प्रॉपरली मूव किया और दोबारा x2 पे आ गया, ठीक। थर्ड लूप अगर देखेंगे हम लोग, थर्ड लूप देखते हैं, थर्ड लूप में क्या है, कोई आपको नजर आ रहा है। देखिए थर्ड लूप बहुत अच्छा है, बहुत इजी सा नोड लूप है। x4 नोड पर एक हमारा क्या बन रहा है, सेल्फ लूप बन रहा है, ठीक। तो थर्ड लूप हमारा ये हो गया। फोर्थ लूप आपको कोई नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए, फोर्थ लूप कोई ऐसा है जो आपको नजर आ रहा हो, कोई भी ऐसा लूप आपको, ध्यान से देखिए, टाइम ले लीजिए और कोशिश करिए कोई ऐसा लूप हो जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। मैं बताता हूं आपको। तो x2 से चले हम लोग, ठीक, x2 से चले, x3 पे पहुंचे, ठीक, x3 के बाद x4 पे पहुंचे, फिर x5 पे पहुंचे, ठीक। तो x2 से चले x3 पे पहुंचे, x3 से चले x4 पे पहुंचे, x4 से चले x5 पे पहुंचे,
और x5 के बाद सीधे अगर इस डायरेक्शन पे आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये एक लूप बन रहा है जिसमें कौन कौन से नोड कवर हो रहे हैं, x2, x3, x4 और x5। ठीक है, ये हमारे 4 लूप हो गए। और आप अब एक थोड़ा सा समय लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और सोचिए पांचवा लूप कहाँ बन रहा होगा, फिफ्थ लूप कैसे बन रहा होगा। इसको जरा आप लोग सब लोग पॉज डाउन करिए और फिफ्थ लूप बनाने की कोशिश करिए। ऐसा कोई लूप आपको नजर आ रहा है फिफ्थ लूप? ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ फिफ्थ लूप कैसे बन रहा है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, x2 से, ठीक, हाँ, सबसे पहले x2 से चलेंगे, ठीक, x2 से चलेंगे, फिर x3 पे आएंगे, x2 से चले x3 पे आए, ठीक, फिर x3 से सीधे सीधे कहाँ पहुंच गए, x5 पे पहुंच गए, x5 पे पहुंच गए, और फिर x5 से सीधे सीधे कहाँ पहुंच गए, फिर कैसे पहुंच गए, x2 पे पहुंच गए। तो ये एक लूप बनेगा, x2 x3 नोड कवर करेगा, x5 नोड कवर करेगा, और इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, मैं इस डायग्राम में भी आपको बताता हूँ। सबसे पहला लूप अगर देखा जाए, सबसे पहला लूप हमारा क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे फर्स्ट लूप, तो हमने आपको बताया था x2 से चलेंगे और इसको ऐसे मूव करते हुए, ये हमारा पहला लूप। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट लूप। सेकेंड लूप अगर हम लोग देखें तो कैसे चल रहे हैं, x2 से चले x3 तक चले, फिर x4 पे आए और फिर कहाँ पहुंच गए, इस तरीके से दोबारा यहाँ पहुंच गए। ये दूसरा लूप। तीसरा लूप अगर देखा जाए तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, x2 से चले, हाँ, तीसरा लूप तो हमारा सेल्फ लूप है, ये x4 में, ठीक, तो यहाँ से चला और फिर वापस यहाँ पे आ गया। और तीसरा लूप हमारा क्या है, सेल्फ लूप हो गया। चौथा लूप अगर देखेंगे, फोर्थ लूप देखेंगे, तो x2 से चले, ठीक, फिर x3 तक आए, x3 से चले x4 तक आए, और x4 से चले x5 तक आए। मतलब ये पूरा इस तरीके से एक बड़ा सा लूप हमारा बन रहा है। ये हमारा चौथा लूप हो गया। ठीक है, उसके बाद पांचवा लूप अगर देखा जाए तो पांचवा लूप भी बहुत इजी है। थोड़ा सा पांचवा लूप के कंसिडरेशन लेते हैं। तो x2 से चलेंगे, ठीक है, x2 से चलेंगे, x3 पे आएंगे, ठीक, x2 से चलेंगे, x3 पे आएंगे, और x3 के बाद सीधे सीधे क्या करेंगे, सीधे सीधे कहाँ पे पहुंच जाएंगे, x5 पे पहुंच जाएंगे, और x5 से सिर्फ फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, x2 पे। फिर से देखिए जो पांचवा बनना है, x2 से चले, ठीक, x2 से चले x3 पे पहुंचे, ठीक, और x3 से पहुंचने के बाद सीधे सीधे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, x5 पे जा रहे हैं, और x5 पे जाने के बाद क्या, फिर x2 पे आ जाना। तो ये 5 लूप हमारे बने। तो आप भी इस 5 लूप को बनाइएगा। और शर्त ये है, जब भी लूप बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है, किसी भी लूप को बनाते समय ये चीज ध्यान देनी है कि जहां से स्टार्ट हुए हैं वहीं पे आके लूप क्या होगा, टर्मिनेट होगा। डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में फॉलो करिएगा, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, वो उसका मूवमेंट क्या होगा, एक ही डायरेक्शन पे ही होगा। जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आएगा, कोई भी नोड रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो गई लूप की। और अब हमारे पास, अब लूप गेन के बारे में पूछा जाए तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं लूप गेन। सपोज करिए लूप गेन के बारे में पूछते हैं, जैसे अभी पिछली बार फॉरवर्ड पाथ निकाला, और फॉरवर्ड पाथ के बाद हमने उसका क्या निकाला, फॉरवर्ड पाथ गेन निकाला। इसी तरीके से जब आप लूप्स निकाल लेंगे तो लूप गेन निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले लूप गेन देखिए, पहले वाले का लूप गेन क्या होगा, पहले वाले का लूप गेन क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन से गेन आ रहे हैं, एक गेन आ रहा है हमारा, एक गेन हमारा आ रहा है G23, और दूसरा क्या आ रहा है G32। तो पहला लूप गेन क्या हो जाएगा, G23 मल्टीप्लाइड बाई G32। ठीक, इसी तरीके से
अगर दूसरा लूप गेन पूछा जाए दूसरे लूप का, तो यहाँ पे क्या है हमारा G23, यहाँ पे क्या है G34, यहाँ पे क्या है G42। इसका गेन क्या हो जाएगा G23 मल्टीप्लाइड बाई G34 मल्टीप्लाइड बाई G42। ठीक है। इसी तरीके से हमारा अगर तीसरा वाले का देखा जाए, तीसरे वाले का लूप गेन क्या होगा, सिंपल सा है, इसका क्या होगा G44, क्यों, क्योंकि ये सेल्फ लूप है। इसके बाद अगर फोर्थ वाले का देखा जाए, फोर्थ वाले का लूप गेन देखा जाए, तो फोर्थ वाले में भी यहीं पे इसको आप बना लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे गेन। फोर्थ वाले का क्या होगा G23, ठीक, यहाँ क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है G23, यहाँ पे क्या आ रहा है G34, यहाँ पे क्या आ रहा है G45, और यहाँ पे क्या आएगा G52। यहाँ पे लिख सकते हैं G23 मल्टीप्लाइड बाई G34 मल्टीप्लाइड बाई G45 मल्टीप्लाइड बाई G52, ठीक। और लास्ट में जो पांचवें नंबर का लूप गेन है, पांचवें नंबर के लूप गेन में को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला गेन क्या आया G23, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कौन सा आ रहा है G35, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा ये पर्टिकुलर जगह पे G52। तो यहाँ पांचवे का क्या लिख सकते हैं लूप गेन G23, ठीक, G23 मल्टीप्लाइड बाई G35, ठीक, ओके। देन G52, तो G23 मल्टीप्लाइड बाई G35 मल्टीप्लाइड बाई G52। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया लूप्स का। तो मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज में क्या क्या चीजें बताई, आपको इनपुट नोड बताया, आउटपुट नोड बताया, फॉरवर्ड पाथ कैसे निकाला जाता है वो बताया, फॉरवर्ड पाथ ने ये बताया इनपुट से आउटपुट जाने के कितने रास्ते, डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। दूसरा फॉरवर्ड पाथ ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, कोई भी नोड नहीं रिपीट होना चाहिए जब भी फॉरवर्ड पाथ डिसाइड करेंगे। उसके बाद फॉरवर्ड पाथ गेन अगर पूछा जाए, तो जब आपने फॉरवर्ड पाथ निकाल लिया है तो उस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ पे कितने गेन आ रहे हैं वो क्या होंगे, सब सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तो आप उनको मल्टीप्लाई करके फॉरवर्ड पाथ गेन निकाल लीजिएगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी वो लूप्स की थी। आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के बाद इंस्पेक्शन से ये एनालाइज करना होगा कि कितने लूप्स किसी पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ में बन रहे हैं। जब आप इस चीज को अच्छे से एनालाइज कर लोगे तब आप लूप्स डिसाइड कर लीजिएगा और लूप गेन आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। लूप्स पे हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, जिस नोड से लूप स्टार्ट होगा उसी नोड पे आकर टर्मिनेट होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, ठीक, तो आपका नंबर ऑफ लूप्स बहुत आसानी से निकल आएगा और आप फर्दर लूप गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट की जो टर्मिनोलॉजी है वो ये पूछती है कि अब आपको ये बताना है कि नॉन टचिंग लूप्स क्या है। जो लास्ट की एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है नॉन टचिंग लूप्स क्या है। अभी देखिए मैंने इतने लूप्स आपके यहाँ पे बना रखे हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि जब आपने 5 लूप्स बना लिए हैं तो इन 5 लूप्स में ऐसे कौन कौन से लूप हैं जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ऐसे कौन से 2 लूप हैं या ऐसे कौन से 3 लूप हैं जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं, हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से ऐसे लूप्स हैं जो कि नॉन टचिंग है, ठीक। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी स्टूडेंट से, आप कोशिश ये करिएगा यहाँ तक वीडियो में सारे लूप्स अपनी कॉपी में बना लीजिए, एज इट इज सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लीजिए, फॉरवर्ड पाथ बना लीजिए, फॉरवर्ड पाथ गेन बना लीजिए। अभी जब ये पांचों लूप आपके सामने रहेंगे तब मैं जब नॉन टचिंग लूप आपको बताऊंगा तब आप ये अपनी कॉपी से मैच करिएगा कि क्या इन लूप्स में से ऐसे कोई लूप है जो आपस में बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो मैं अब वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और आप लोग से रिक्वेस्ट है आप कॉपी में यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, तब आप लोग को नॉन टचिंग लूप का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग का जो फर्दर कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है
कि हाउ मैनी नॉन टचिंग लूप्स आर देयर, नॉन टचिंग लूप्स आर देयर, नॉन टचिंग लूप्स आर देयर, हाउ मेनी नॉन टचिंग लूप्स आर देयर। अब इसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए नॉन टचिंग लूप्स के बारे में ये बताया जाता है, इसकी डिफिनीशन में भी लिखा दूं क्योंकि इसकी डिफिनीशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी डिफिनीशन में आप लिख सकते हैं कि द लूप्स लूप्स आर सेड टू बी, loops are said to be, loops are said to be non-touching, loops are said to be non-touching if they if they do not if they do not possess if they do not possess common node, okay, if they do not possess common node। तो ये डिफिनीशन है हमारी नॉन टचिंग लूप्स की। ध्यान दीजिएगा, लूप्स आर सेड टू बी नॉन टचिंग इफ दे डू नॉट पोजेस कॉमन नोड। ठीक, तो ये डिफिनीशन है। इसको लेते हुए हम लोग ये समझते हैं कि इस फिगर में ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो कि नॉन टचिंग लूप्स के हैं। ठीक है, तो अगर आप देखिए क्या इसमें ऐसा ऐसे पहले हम लोग देखते हैं ऐसे दो लूप्स हैं क्या इसमें जो नॉन टचिंग है, कोई आपको नजर आ रहा हो तो देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग एक ये लूप देखिए, टू नॉन टचिंग लूप्स का केस वन कंसीडर करते हैं। केस वन हमारा क्या है, टू नॉन टचिंग लूप्स। केस वन हमारा क्या है, टू नॉन टचिंग लूप्स। अब इस केस में देखिए हमको आइडेंटिफाई करना है ऐसे कोई दो लूप है जो कि नॉन टचिंग है। देखिए तो इसमें सबसे पहला देखते हैं। एक तो देखिए ये लूप बनना है जो कि क्या है, x2 से चला है, x3 पे आया और फिर कहां पहुंच गया। ठीक, और इसके साथ एक और लूप है, ये सेल्फ लूप है। आप देखिए ये सेल्फ लूप। ठीक, G23 और ये क्या है, G32 और ये सेल्फ लूप क्या है, G44 और ये क्या है, X4। ये दोनों लूप आपस में क्या है, नॉन टचिंग। अब देखते हैं क्या डिफिनीशन जो बोलती है उसको ये इसको फॉलो करते हैं या नहीं। तो देखिए डिफिनीशन ये कहती है ऐसे दो नॉन टचिंग लूप, ऐसे नॉन टचिंग लूप्स जिनमें ऐसा कोई कॉमन नोड ना हो। देखिए तो यहाँ पे नोड कौन कौन से कवर हुए हैं, पहले लूप में x2 और x3 नोड कवर हुआ है, और यहाँ पे क्या कौन सा नोड कवर हुआ है इस लूप में, x4। तो इस क्या x4 पहले वाले लूप में आ रहा है, नहीं, या x2 और x3 क्या दूसरे वाले लूप में आ रहा है, तो नहीं। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हमारा सही है। ये हमारे दो ऐसे नॉन टचिंग लूप्स हैं। बी केस लेते हैं, और कोई अगर आपको ऐसे दो लूप नजर आ रहा हो जो कि नॉन टचिंग हो, एनालाइज करिए। हाँ, तो एक केस और है, उसको भी देखते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, x2 से चले हम लोग। ठीक, x2 से चले, ध्यान से यहां से चले हैं, x2 से चले। ठीक, x3 तक आए, फिर x3 से होते हुए x5 पर आए, और फिर x5 से होते हुए x2 पे पहुंच गए। तो यहाँ पे बना लेते हैं, x2 से कहाँ पे चले, x3 तक गए, और फिर सीधे सीधे कहाँ पहुंच गए, x5 पे पहुंच गए। ठीक, कैसे बन रहा है, x2 से x3 पे गए, x3 से सीधे सीधे कहाँ पहुंच गए, x5 पे पहुंच गए, और x5 से सीधे सीधे कहाँ पहुंच गए, x2 पे पहुंच गए। तो ये एक लूप बना था। और एक लूप क्या है यहाँ पे इसके साथ, इसी के साथ अगर एक और लूप देखा जाए जो नॉन टचिंग है, वो क्या है, एक मिनट में बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक लूप हमारा क्या है, ये। ठीक, तो ये हमारा क्या है, लूप, ये हमारा क्या है, लूप 1, और ये क्या है, लूप 2। ठीक, अब क्या ये दोनों लूप आपस में टच कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि अगर लूप 1 के नोड्स देखे जाए तो लूप 1 के नोड कौन कौन से हैं, x2, x3 और x5 है लूप 1 के नोड। और लूप
टू के नोड अगर देखे जाए तो लूप टू का नोड खाली क्या है, x4। तो लूप वन और लूप टू में कोई कॉमन नोड नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं, कोई नोड कॉमन नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये भी कॉम्बिनेशन क्या है, बिल्कुल सही। ठीक, तो दो ऐसे नॉन टचिंग लूप मिल गए। ठीक, एक नॉन टचिंग कॉम्बिनेशन और बन रहा है, वो भी देख लेते हैं। एक नॉन टचिंग कॉम्बिनेशन और बन रहा है, या आपको कोई आइडिया हो मुझे बताइए, कोई अगर आपको ऐसा लग रहा हो, या मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ कि वो आप बता सकते हैं कि वो सही है या नहीं। तो मैं सपोज करिए मैं बोलता हूँ सी एक कॉम्बिनेशन में बनाने की कोशिश करता हूँ, आप ये बताइएगा कि सही है या नहीं। x2 और x3 एक लूप है, और दूसरा लूप है x2 x3 x4 और फिर वापस x2। मेरी बात सपोज सी कॉम्बिनेशन लेते हैं, एक लूप मानते हैं सी कॉम्बिनेशन में। आप मुझे बताइएगा ये जो सी कॉम्बिनेशन है सही है या नहीं। एक लूप मैंने लिया जिसमें नोड कौन कौन से आ रहे हैं, x2 नोड आ रहा है और x3 नोड आ रहा है, ठीक, और x4 नोड आ रहा है। ठीक, मतलब x2 से चले, कहने का मतलब x2 से चले और x3 से होते हुए x4 पे आए। ठीक, यहाँ पे आए, और एक लूप हमने क्या ले लिया, ये कंसिडर कर लिया। ठीक, और एक लूप हमने क्या कंसिडर कर लिया, लूप टू में हमने कंसिडर कर लिया, लूप टू में जो कंसिडरेशन लिया है उसमें क्या ले लिया, x4। क्या ये दोनों लूप आपस में नॉन टचिंग है, सोच के बताइए। क्या ये दोनों लूप आपस में नॉन टचिंग है, लूप वन और लूप टू में जो नोड्स मैंने लिए हैं x1 x2 x3 x4, और लूप टू में जो नोड लिया है x4, क्या ये दोनों आपस में नॉन टचिंग है। तो बिल्कुल गलत, ये आपस में नॉन टचिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि इनमें क्या है, एक कॉमन नोड आ रहा है। इनमें क्या आ रहा है, एक कॉमन नोड आ रहा है। तो जब कॉमन नोड आएगा तो सीधी सी बात है वो नॉन टचिंग लूप नहीं होंगे। तो इस पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ में दो ही नॉन टचिंग लूप के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जो मैंने आपको बता दिया, केस ए में और केस बी में। और ये जो सी केस बनाया है ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें x4 नोड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसलिए लूप वन और लूप टू जो कंसिडर किया है ये क्या है, हमारा नॉन टचिंग लूप के फॉर्म में नहीं है। ठीक, तो सी कॉम्बिनेशन हमारा फेल हो जाता है। ठीक, तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी हो गई बेसिकली नॉन टचिंग लूप्स की। अब अगर आपसे कोई पूछे लूप्स के गेन क्या है, तो सीधी सी बात है जितने भी गेन्स नोड्स के बीच में आ रहे हैं और वो आपस में सीरीज के फॉर्म में आएंगे और वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हम लोगों ने आपको पूरी ब्रीफिंग दे दी है कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्या है सिग्नल फ्लो ग्राफ का, कैसे हम लोग टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेसन्स गेन फॉर्मूला बताएंगे। और अब मैं आपसे जब फॉरवर्ड पाथ बोलूंगा तो आप लोग को मुझे बताना पड़ेगा फॉरवर्ड पाथ क्या है। मैंने डिफिनीशन में बताया फॉरवर्ड पाथ वो होते हैं इनपुट से आउटपुट जाने के कितने रास्ते और कोई नोड रिपीट ना हो। जब मैं आपसे बोलूंगा कितने लूप हैं तो आपको ये पता करना है किसी एक नोड से जहां से हमारा सिग्नल हमारा स्टार्ट होता है उसी नोड पे अगर आके टर्मिनेट करता है किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो वो हमारा लूप है। उसके बाद तीसरी टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको बताया है नॉन टचिंग लूप्स। तो जब मैं मेसन्स गेन फॉर्मूला में मैं नॉन टचिंग लूप्स बोलूंगा तो ध्यान रखिएगा आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने दो नॉन टचिंग लूप हैं, कितने तीन नॉन टचिंग लूप हैं। और फिर मैं जब आपसे पूछूंगा कि लूप गेन क्या है, तो याद रखिएगा जितने भी नोड्स आएंगे उनके बीच में जितने भी गेन्स आएंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो लूप गेन को हमें बेसिकली सिग्निफाई करेंगे। ठीक, तो this is the basic concept of different terminologies related to signal flow graph. Now our subsequent topic would be Mason's gain formula. Our subsequent topic would be our Mason's gain formula. Okay, so let's start with the Mason's gain formula. And further moving ahead, I've just made these slides. You can just go through these slides as soon as you get an idea. Now we will directly move to the whiteboard and we will try to analyze the Mason's gain formula. Okay. So hereby I will let you know about the Mason's gain formula within 5 to 6 minutes, and we will be winding up this particular session. Okay. So
what actually the Mason's-Gain formula is all about. Okay, so what actually the Mason's-Gain formula is all about? Mason's-Gain formula. Okay, so what actually the Mason's-Gain formula? So this formula basically provides the relationship between what? This formula provides the relationship between output variable between output variable and input variable. Okay, so it basically provides the concept of transfer function. Okay, that is the Laplace of output with respect to Laplace of input if the output is represented by C of s and input is represented by R of s. So what this formula is all about, let's look after. So this formula is represented by like this: m equals to 1 by delta, m equals to 1 by delta, okay, summation of the limit is from k equals to 1 to capital N, okay, p subscript k multiplied by delta subscript k. Now let us understand what is these delta k and p subscript k and delta k. Now let us take one by one. So what actually m represent? So m basically represents the gain between, m basically represent the between gain between input variable and output variable. Okay, what x, okay, x out is basically what? This basically represent the output node, and x in basically represents the input node. So x in and x out basically represents the nodes, okay, or system or system variable or system variable. Now moving ahead, now let us analyze what is n. What is n over here? So n is basically the total number of, n is basically the total number of forward path, total number of forward path. Okay, what is basically p subscript k? What is basically p subscript k? So p subscript k is basically what? Path path gain, path gain of kth forward path. Okay, and what is basically the delta? What is basically the delta, which is one of the most important part? So delta is 1 minus sum of 1 minus sum of loop gains, 1 minus sum of loop gains of all individual paths, of all individual paths, sum of all individual paths, bracket close, plus sum of plus sum of sum of gain products, sum of gain products, sum of gain products of all, sum of gain products of of all possible, of all possible combinations, of all possible combinations of
two non-touching loops, of two non-touching loops, टू नॉन टचिंग लूप्स। अभी मैंने आपको दो नॉन टचिंग लूप का कॉन्सेप्ट बताया था, वहां पे देखिए यहाँ पे सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स है। जो नॉन टचिंग लूप्स हैं उनके जो लूप गेन होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जितने इस तरीके के नॉन टचिंग लूप्स हैं उनके गेन मल्टीप्लाई होके वो एडअप होते जाएंगे। केस वन का ए केस है, दो लूप्स हैं, आपस में गेन मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस, फिर दो लूप है, फिर उनके गेन मल्टीप्लाई होंगे, तो इस तरीके से समेशन करेंगे। ठीक, फर्दर इस पर ये इस सेगमेंट के बाद, ये सेगमेंट के बाद एक और सेगमेंट हम लोग ले लेते हैं। अगर सपोज कर लेते हैं कि कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन है, तो जब ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है तो इस ब्रैकेट क्लोज के बाद हमारे पास एक हमारे पास और एक्सप्रेशन आएगा माइनस करके। ठीक है, माइनस करके मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, तो जब माइनस करके दूसरा एक्सप्रेशन आ रहा है, वो आ रहा है बेसिकली कि सम ऑफ फिर से वही होगा, सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ओके ऑफ all possible combination of three non touching loops, So this is the Mason's gain formula. You just jot down this formula, and we will meet in the next video series, and in that particular video series we will take a numerical. We will try to find out the forward path gain, number of loops, loop gain, non-touching loops, two non-touching loops, their product of loop gains, then three non-touching loops, their product of loop gains, and then we will incorporate all these values in this Mason's gain formula, and we will find out the transfer function. So stay tuned. Have a good day. Thanks for watching. And if you feel any sort of problem, you can just comment on the ClassGo Education, and this particular video is also uploaded on YouTube. Thereby you can also comment in the comment box. And this particular slide is basically made up by me, and this is Gaurav. You can find out me at gaurav.srmgpc@gmail.com. So this particular slide and presentation is made by me. So thanks for watching. Have a good day.